हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए जीएस की एक नई सीरीज लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये सीरीज भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, जिस चीज में आप ईमानदारी से विश्वास करते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। जिस चीज में आप ईमानदारी से विश्वास करते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास की शक्ति से ही आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। तो दोस्तों, अपने ऊपर आप विश्वास रखिए। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान ना कर सके, ठीक है। और फिर मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जब तक आप मन से नहीं हारे, आपको दुनिया की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं आपको प्रमुख वाद्य यंत्र, मैंने कहा था कि मैं जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो आज मैं आपको वाद्य यंत्र और उनके कलाकारों के बारे में बताऊंगा। वाद्य यंत्र और उनके कलाकारों के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं वाद्य यंत्रों की। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम बांसुरी। किसकी बात करते हैं? बांसुरी की बात करते हैं। बांसुरी, इसकी बात करते हैं, बांसुरी की बात करते हैं हम, बांसुरी, ठीक है। तो देखिए, बांसुरी वादक कौन है? बांसुरी वादक जो प्रसिद्ध जो है, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक में प्रसिद्ध है। रोमू मजूमदार, रोमू मजूमदार, पन्नालाल घोष, रोमू मजूमदार, पन्नालाल घोष, संतोष संत और सिकिल बहने, ठीक है। कौन कौन प्रसिद्ध है? हरिप्रसाद चौरसिया, रोमू मजूमदार, पन्नालाल घोष, संतोष संत, सिकिल बहने और राजेंद्र कुलकर्णी। ये बांसुरी वादक है जिसमें हरिप्रसाद चौरसिया को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला है तबला, ठीक है। और तबला तो तुम अच्छे से जानते हो। तबले में, तो तबला में देखिए लच्छू महाराज। कौन से महाराज? लच्छू महाराज, शंकर घोष, स्वपन चौधरी, अल्लाह रखा। तो देखिए, एक तो लच्छू महाराज को याद रखिए, एक अल्लाह रखा, ठीक है। एक जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन को तो जानते ही हो, जो हेड आता है वाह ताज। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध है तबला वादक में। और एक है लतीफ खां और किशन महाराज। इतनों नाम को आप याद रखिए जो तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है वो लोग, ठीक है। दूसरी बात, आगे आइए, बात करते हैं हम सितारा वादन के लिए। तो देखिए, सितारा वादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? सितारा वादन के लिए विलायत खां। विलायत खां किसके लिए प्रसिद्ध है? सितारा वादन के लिए प्रसिद्ध है विलायत खां। पंडित रविशंकर, इंपोर्टेंट है, पंडित रविशंकर किसके लिए प्रसिद्ध है? सितारा वादन के लिए पंडित रविशंकर प्रसिद्ध है, ठीक है। पंडित रविशंकर। शाहिद परवेज, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सितारा वादन के लिए प्रसिद्ध है, इनको याद रखना, ठीक है। आइए सरोद वादन, सरोद वादन की बात करते हैं। तो देखिए, सरोद वादन के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो नाम है, एक है आपके अयान अली खान। अयान अली खान सबसे प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए। और एक है अमजद अली खान। अमजद अली खान कई बार पेपर में पूछा गया है कि सरोद वादन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो अमजद अली खान सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। और एक है तुम्हारा अली अकबर, अली अकबर प्रसिद्ध है। और एक है बुद्ध देवदास गुप्ता, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बात करते हैं वीणा वादन की। तो देखिए, वीणा वो जो सरस्वती माता जो लिए होती है उसे वीणा कहते हैं। तो वीणा वादन के लिए बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध है। और बालचंदर, सुंदर बालचंदर वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब आगे बात करते हैं शहनाई। तो शहनाई के लिए आप याद रखिए, शहनाई के लिए कौन? अली अहमद हुसैन, बिस्मिल्लाह खां, ये कई बार पूछा जाता है। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी मिला है शहनाई वादन के लिए, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। आइए पखावाज, इंपोर्टेंट है पखावाज।
पखावाज में कौन है? मदन मोहन। पखावाज में कौन है? मदन मोहन। ठीक है, मदन मोहन, भोलानाथ पाठक और गोपाल दास, ये पखावाज के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आपसे पूछा गया संतूर वादक के लिए, तो संतूर वादक के लिए आप याद रखिए ये भजन सोपारी, सोपारी बहन है रुस्तम, अभय रुस्तम सोपारी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? संतूर। और एक नाम शिव कुमार शर्मा, किसके लिए प्रसिद्ध है? संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा मृदंग के लिए तंजावुर राममूर्ति, तंजावुर राममूर्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? मृदंग के लिए। और टी के मूर्ति और टीवी गोपाल कृष्णन, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मृदंग के लिए। और रुद्र वीणा के लिए आइए असद अली खां, असद अली खां किसके लिए प्रसिद्ध है? रुद्र वीणा के लिए। रुद्र वीणा के लिए कौन प्रसिद्ध है? असद अली खां रुद्र वीणा के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद सादिक अली खां रुद्र वीणा के लिए। ठीक है, नाद स्वरम के लिए टी एन राजरत्नम पिल्लई, किसके लिए प्रसिद्ध है? नाद स्वरम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सारंगी के लिए उस्ताद बंदू खां, याद रखिए सारंगी के लिए कौन प्रसिद्ध है? उस्ताद बंदू खां। राम नारायण, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सारंगी के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए और चलते हैं आगे और इसी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, आइए, रामवर स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी रामवर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया, वह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? कुशीनगर में। कहाँ किया गया? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार कहाँ होता है? कुशीनगर में होता है। ठीक है, भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार कहाँ होता है? कुशीनगर में होता है। और कुशीनगर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है कुशीनगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थित है? कुशीनगर स्थित है, जहाँ रामवर स्तूप है स्थित है, जहाँ भगवान बुद्ध का क्या किया गया था? अंतिम संस्कार किया गया था। और भगवान बुद्ध से संबंधित और कुछ प्रमुख स्थल जान लेते, जो उत्तर प्रदेश में एक स्थल और सारनाथ। सारनाथ, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया, जो घटना क्या कहलाई? धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश दिया सारनाथ में, भगवान बुद्ध ने क्या किया? पहला उपदेश दिया। और यह घटना क्या कहलाई? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। ठीक है, क्या कहलाई? धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, आइए बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में देखिए दो जगह, एक तो बोध गया, बोध गया में भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान, क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति होती बोध गया में। दूसरा वैशाली, वैशाली में इन्होंने क्या किया था? संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया, संघ में महिलाओं को प्रवेश, महिलाओं को प्रवेश दिया, महिलाओं को प्रवेश। ठीक है, संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया किसने? महात्मा बुद्ध ने, वैशाली में। मध्य प्रदेश में देखिए सांची का स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। मध्य प्रदेश में क्या है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसको किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची के स्तूप को। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रामवर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया, वो कहाँ स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। और किस जिले में? वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन कौन सी है? यानी बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन कौन सी है? तो एक जिंदावस्था, ये पारसी संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पारसी संप्रदाय से, संप्रदाय से संबंधित है जिंदा अवस्था। ठीक है, तोरा, ये यहूदी धर्म से संबंधित है, यहूदियों से। तोरा, कल्पसूत्र आप सबको पता है, ये किससे संबंधित? जैन धर्म से। कल्पसूत्र किससे संबंधित? जैन धर्म से। अब देखिए बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक पूछी है तो कौन सी? त्रिपिटक है। कौन सी है? त्रिपिटक। आइए, त्रिपिटक में 3 पिटक कौन कौन से? सुत्त पिटक,
एक तो आपका सुत्त पिटक है, ठीक है, एक है विनय पिटक, विनय पिटक, और एक है आपका आवेदम्ब पिटक, दम्ब पिटक। देखिए आवेदम्ब पिटक किससे संबंध, इसमें बौद्ध दर्शन से संबंधित है, बौद्ध दर्शन, ठीक है। सुत्त पिटक क्या है, इसमें संघ संबंधी नियम दिए हैं, संघ संबंधी नियम बौद्ध भिक्षुओं के लिए, संघ संबंधी नियम इसके लिए दिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम, बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघ संबंधी नियम दिए। सुत्त पिटक में क्या है, इसमें धार्मिक सिद्धांत दिए हैं, धार्मिक सिद्धांत, बुद्ध के उपदेश, धार्मिक सिद्धांत दिए हैं, बुद्ध के उपदेश दिए हैं, ठीक है। सुत्त पिटक में क्या दिए हैं, धार्मिक सिद्धांत दिए हैं और बुद्ध के उपदेश दिए हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे। तो एक ऑप्शन है 14 मतलब 14, दूसरा ऑप्शन है 12, फिर 15, फिर 16। तो देखिए कितने थे, 16 महाजनपद थे, यानी जो महाजनपद थे, महाजनपद, महाजनपद। तो देखिए महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, महाजनपद का उल्लेख दो किताब मिलता है, एक है अंगुत्तर निकाय, किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय किस धर्म की किताब थी, ये बौद्ध धर्म की किताब थी, बौद्ध धर्म, ठीक है। इसमें उल्लेख मिलता है, उल्लेख महाजनपद का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है और एक मिलता है भगवती सूत्र, कहाँ मिलता है, भगवती सूत्र में। ये भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में इन दोनों में कितने महाजनपद बताए गए, 16 महाजनपद बताए गए, 16 महाजनपद। अब देखिए 16 महाजनपद में से 15 तो उत्तर में थे, नॉर्थ में, ठीक है, और एक साउथ में था, साउथ में, साउथ में था जो उसका नाम था असमक, साउथ वाले का नाम क्या था, असमक, ठीक है। साउथ में जो था उसका नाम क्या था, असमक नाम था उसका, क्या नाम था, असमक, साउथ वाले का नाम क्या था, असमक नाम था, साउथ में जो स्थित था उसका नाम क्या था, असमक था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कितने शक्तिशाली महाजनपद पद मौजूद थे, तो 16 मौजूद थे, ठीक है। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, भगवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है। 16 जो महाजनपद में थे उसमें से 15 उत्तर में थे और एक दक्षिण में था, जो दक्षिण में था उसका नाम असमक, जिसकी राजधानी पोर्टल या हाटक थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी। आपसे पूछा गया है कि गांधार की राजधानी क्या थी, महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी। तो देखिए महाजनपद जो गांधार है उसकी राजधानी क्या थी, तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी गांधार की राजधानी, ठीक है। बात करते हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी, हस्तिनापुर कुरु, कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर थी। वाराणसी तो आपको पता ही है, कौशल, ठीक है, यहाँ के सारे महाकौशल आते, कौशल। मथुरा सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं शताब्दी, जो कि सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत में मौजूद थे उसमें से कौन सा ऐसा था जो उसमें राजतंत्र नहीं था, ठीक है, यानी राजतंत्र नहीं था। तो उसमें से कौन था, वैशाली, वैशाली, ठीक है। वैशाली किसकी राजधानी थी, बज्जी संघ की, बज्जी संघ की, ठीक है। देखिए और ये वैशाली जो है विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र, पुराना गणतंत्र है, ठीक है। आपको बता दूं कितने महाजनपद थे भारत में, 16 महाजनपद थे,
16 महाजनपद थे जनपद। इस 16 में से 2 में क्या था, गणतंत्र था। 16 में से 2 में क्या था, गणतंत्र। और वो 2 कौन से थे, एक था तुम्हारा बज्जी संघ और एक था मल्ल। ये 2 ऐसे संघ थे जिनमें क्या था, गणतंत्र था। ठीक है, बज्जी संघ की राजधानी क्या थी, वैशाली। और देखिए मगध, अवंती और कौशल, इसमें क्या था, राजतंत्र था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसमें क्या नहीं था, राजतंत्र नहीं था, तो वैशाली में नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वैशाली। चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा है हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे, यानी हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे। तो आइए बात करते हैं हर्यक वंश की। देखिए हर्यक वंश के पहले शासक कौन थे, पहले शासक थे बिंबसार। बिंबसार, बिंबसार जो थे हर्यक वंश के ये संस्थापक थे। कौन थे, संस्थापक। ठीक है, इसके बाद इनका पुत्र गद्दी पर बैठता अजात शत्रु। इनका पुत्र कौन था, अजात शत्रु। ठीक है, और अजात शत्रु ने क्या किया था, अपने पिता की हत्या की थी इसने, पिता की हत्या की। ठीक है, पिता की क्या की थी, हत्या। इसलिए अजात शत्रु को भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता कहते हैं। भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता, पितृहंता किसको कहते हैं, अजातशत्रु को कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा हर्यक वंश से पहले शासक कौन थे, बिंबिसार थे। प्रसन्नजीत कहाँ से थे, ये कौशल से थे, कौशल राज्य से थे प्रसन्नजीत। अजातशत्रु के बारे में बता ही दिया, अशोक, ये सम्राट थे, सम्राट अशोक। और ये कौन से वंश से थे, मौर्य वंश से। कौन से वंश से थे ये, मौर्य वंश से थे सम्राट अशोक। ठीक है, चलिए इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देखिए नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था। और ये जो घनानंद था ये शक्तिशाली था। और देखिए घनानंद का अंत किसने किया था, घनानंद का अंत, इसका अंत मौर्य सम्राट, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और किसके निर्देशन में या किसके संरक्षण में, इसको संरक्षण किसका था, संरक्षण अपने गुरु चाणक्य का। ठीक है, और भाई जिसका गुरु चाणक्य हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, चाणक्य अपने समय के बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे। और उनकी किताब क्या है, चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो चाणक्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। देखिए अर्थशास्त्र लिखा जरूर है नाम उसका, लेकिन ये अर्थ किताब मतलब अर्थशास्त्र की किताब नहीं है, यानी आप कहो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित किताब नहीं, ये राजनीति शास्त्र की किताब है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि तो अंतिम शासक कौन थे, घनानंद थे। बृहद्रथ, ये बृहद्रथ जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, मौर्य वंश के अंतिम शासक। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी, बृहद्रथ की हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। नागदशक, ये हर्यक वंश के अंतिम शासक हैं, हर्यक वंश के अंतिम शासक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक अंतिम शासक। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा के लिए राज्यों के दायित्व प्रदान किए गए हैं। यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो हमारे स्मारक हैं या कलात्मक जो ऐतिहासिक वस्तु है उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो देखिए बात करते हैं आर्टिकल 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता है, आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन।
पंचायतों का गठन है। गठन किसमें? आर्टिकल 44 में ग्राम, वो 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 48 में पशु पालन व उनका संरक्षण, ठीक है, आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 49 में दिया गया है, आर्टिकल 49 में क्या दिया गया है कि जो स्मारक कलात्मक दृष्टि उनको संरक्षण प्रदान करना है, ठीक है। किसमें दिया गया? आर्टिकल 49। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से लिए गए, किससे लिए गए हैं? राज्य के नीति तत्व, संविधान का भाग 4, भाग 4 में क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है, यानी कौन सा जो अनुच्छेद है भारत में राष्ट्रपति से संबंधित है। तो देखिए बात करते हैं पहले आर्टिकल 66 की। आर्टिकल 66 जो है ये तुम्हारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है, निर्वाचन मंडल है इसमें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है। कौन से आर्टिकल में? 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। कौन से आर्टिकल में? 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया गया, 66 में, ठीक है। 66 में क्या? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है 66 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है उसकी बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है तुम्हारा लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आर्टिकल 57 में क्या? आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है, एक व्यक्ति द्वारा भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है और वह कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये कौन सा कहता है? आर्टिकल 57 कहता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन, यानी किसी भी व्यक्ति का पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है, एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, है, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है आर्टिकल 3 में, ठीक। वो आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 7 में राष्ट्रपति का शपथ, आर्टिकल 7 में क्या? राष्ट्रपति का शपथ है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ से संबंधित है, तो आर्टिकल 7 जो है भारत के राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, ठीक है। आइए किस अनुच्छेद, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है, ठीक है। किस संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है, यानी ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संवैधानिक आपातकाल, यानी संवैधानिक आपातकाल का मतलब है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राज्य का क्या हुआ है? संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो संवैधानिक आपातकाल कौन से आर्टिकल में? संवैधानिक आपातकाल है तुम्हारा आर्टिकल 356 में। संवैधानिक आर्टिकल कौन से में? आर्टिकल 356 में। 352 में क्या? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात 352 में राष्ट्रीय आपात है। 360 में क्या? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है। तो इसका आंसर है 356 है। 356 यानी राष्ट्रपति शासन है, यानी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राष्ट्रपति को ये बात राज्यपाल द्वारा या अन्य किसी कारण से पता चलती है किसी माध्यम से, तो वह उस राज्य में आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। 350 क्या कहता है? 350 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान, आपात के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, संसद राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कानून बना सकती है, ठीक है।
कौन कहता है? ये आर्टिकल 250 कहता है। चलिए अगले अनुच्छेद की, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? ठीक है, कितने पैसे मिलते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति को मिलते हैं 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? 5 लाख रुपए मिलता है। ये 4 लाख रुपए किसको मिलते हैं? राज्यसभा व लोकसभा, इन दोनों के सभापति को। ठीक है, सभापति। आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना, तो देखिए उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होने का वेतन प्राप्त करता है। 3.5 लाख वेतन किसका है? गवर्नर का, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल को मिलता है। और 2,80,000 किसको मिलते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। सीजीआई ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश को कितने मिलते हैं? 2,80,000। ठीक है, चलिए तो आपसे पूछा भारत के राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? वो ये कह रहा है कि 274 के तहत हमें कोई नया कराधान लगाना, तो ऐसे कराधान के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर राष्ट्रपति। इसके ऐसे कराधान के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? राष्ट्रपति की जरूरत पड़ेगी। यानी आर्टिकल 274 के अनुसार अगर हम कराधान करते हैं तो हमें किसकी अनुमति की आवश्यकता है? राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में होती है? यानी ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में होती है? तो देखिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो सबसे नीचे जो परत पाई जाती है ये, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। ये कौन सा भाग है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर का जो विस्तार है ये लगभग विषुवत रेखा पर तो 16 से 17 किलोमीटर तक होता है जीरो इक्वेडोर पर, जबकि ध्रुवों पर इसका विस्तार 8 से 10 किलोमीटर होता है। 8 से 10 किलोमीटर होता है ध्रुवों पर। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि ध्रुवों पर तापमान कम होता है तो वायु भारी होकर नीचे बैठ जाती है। ठीक है, दूसरी बात, क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर, यानी मैं कहूँ सारी मौसमी परिघटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती है। सारी मौसमी परिघटनाएं, मौसमी परिघटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। सारी मौसमी परिघटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, यानी आंधी, तूफान, बारिश, बिजली का चमकना, सारी मौसमी परिघटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल में जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ तापमान में कमी आती है। क्या आती है? तापमान में कमी। ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है, कमी। ठीक है, कितना तापमान कम हो जाता है? 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अब देखिए इसके ऊपर वाला भाग जो है वो क्या कहलाता? समतापमंडल, यानी स्ट्रेटोस्फीयर। ये क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर। और इस स्ट्रेटोस्फीयर का विस्तार जो है लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और इस स्ट्रेटोस्फीयर के जो नीचे वाला भाग है, यानी 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यहाँ पर क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? O3 की लेयर पाई जाती है, लेयर, ओजोन की परत पाई जाती है। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर का नाम क्या है? समताप मंडल। जैसा कि उसका नाम समताप, यानी वहाँ तापमान समान रहता है, कोई भी मौसमी परिघटना नहीं घटती है। और समताप मंडल जो है जेट वायुयान उड़ाने के लिए यहाँ आदर्श स्थिति है। वायुयान, जेट वायुयान या वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति है। उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। इसके बाद जो ऊपर होता है उस वाले भाग को कहते हैं मीजोस्फीयर।
मीजोस्फीयर। देखिए मीजोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ ऊंचाई पर जाएंगे हम ना तो तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी, और यहाँ तक आते आते तापमान लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। और इसकी कितनी ऊंचाई, तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई। उसके बाद आ जाता है ओजोन, वो आयनोस्फीयर, इसके बाद आता है आयनोस्फीयर, ठीक है। और आयनोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक है। आयनोस्फीयर को लगभग 600 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है, और आयनोस्फीयर में क्या होता है, ये कणों को आयनित कर देता है, जिसके कारण पृथ्वी पर संचार सेवाएं संभव हो पाती हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजो, फिर आयनो, फिर एक्सोस्फीयर है, ठीक है। चलिए, और आयनोस्फीयर में क्या होता है, ऊपर की ओर जानो तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। यहाँ क्या हो जाती है, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है, यानी वायुमंडल में आर्द्रता मापने किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब के द्वारा क्या मापते हैं हम, वायुमंडलीय दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर द्वारा, ठीक है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापी जाती है, वायु की गति, वायु की गति किसके द्वारा मापते हैं, एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापते हैं। थर्मामीटर तो आपको पता ही है, थर्मामीटर, थर्मामीटर द्वारा क्या मापते हैं हम, तापमान, तापमान मापते हैं थर्मामीटर द्वारा। और हाइग्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, आर्द्रता को, वायुमंडल में जो आर्द्रता उपस्थित है उस आर्द्रता को किसके द्वारा मापते हैं, हाइग्रोमीटर द्वारा। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को हम किस में मापते हैं, हाइग्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इधर, ये आपकी पृथ्वी है, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है, और ये कौन सी है, कर्क रेखा, कर्क रेखा है 23.5, ठीक है। और दूसरी है ये दर वाली जो रेखा है वो भी 23.5 है, और ये मकर रेखा है, मकर रेखा, ठीक है। तो देखिए विषुवत रेखा से इधर वाला जो भाग है ये, यहाँ ये कौन सा क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंध है। कौन सा क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। और ऐसे ही इधर वाला जो भाग है ये भी कैसा क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध, ठीक है। और इसके नीचे कौन सा क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण, ये भी कौन सा, शीतोष्ण, शीतोष्ण, ठीक है। और इससे ऊपर वाला क्या कहलाता है, टुंड्रा प्रदेश, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, टुंड्रा प्रदेश कहलाता है, टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। यहाँ भी ये टुंड्रा प्रदेश है, ये टुंड्रा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये तो देखिए यहाँ विषुवत रेखा की जलवायु पाई जाती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु होती है इस जगह, लेकिन ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्र में आता है। किस में आता है, उष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्र में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तीसरा आंसर होगा उष्ण कटिबंध जलवायु वाला क्षेत्र में आता है। किस में आता है, उष्ण कटिबंध जलवायु वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको खूब पता है। देखिए कौन सी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब है उसको 2 भागों में बांटती है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 भागों में बराबर भाग, इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा। और सबसे बढ़िया इसका नाम है, एक और नाम भूमध्य रेखा, यानी भूमि के जो मध्य से गुजरती है वो रेखा
पृथ्वी को, ग्लोब को दो भागों में बांट देती है, तो वो रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा। इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? विषुवत रेखा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मानचित्र में समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यानी जो समान दबाव वाले क्षेत्रों को मिलाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइसोबार। आइसोबार जो है समान दबाव वाले क्षेत्रों को मिलाती है, यानी जहाँ जहाँ समान दबाव होता है उन क्षेत्रों को मिला देती है। आइसो एलाइन ये समान लवण वाले क्षेत्रों को मिलाती है, समान लवणता वाले क्षेत्रों। आइसो एलाइन जो है समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाती है। किसको मिलाती है? समान लवणता वाले क्षेत्रों को, लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाती है, क्षेत्रों को मिलाती है। ठीक है, समान लवणता वाले क्षेत्रों को कौन सी मिलाती है? आइसो एलाइन मिलाती है। आइसोथर्म समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाती है, समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाती है, तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाती है। समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? समान दबाव वाले क्षेत्रों को कौन सी मिलाती है? आइसो बार मिलाती है। ठीक है, आइसो बार मिलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? आपसे पूछा गया है कि देखिए ये पृथ्वी है, तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गोलार्ध जो है ये इधर दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया उत्तरी, और ये कौन सा गोलार्ध हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। तो आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए सहारा जो है ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन कहाँ है ये? अफ्रीका महाद्वीप में, और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सहारा महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान। ठीक है, सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ग्रेट बेसिन ये कहाँ? यूएसए में। ग्रेट बेसिन का यूएसए में। थार का मरुस्थल कहाँ? एशिया। थार का मरुस्थल कहाँ? एशिया में, एशिया। और एशिया में भी कहाँ? भारत में। ठीक है, और ये जो है थार का मतलब सबसे अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। ये क्या? सबसे अधिक जन घनत्व है यहाँ, सबसे अधिक जन घनत्व वाला, अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है, मरुस्थल है। ठीक है, सबसे अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। तो देखिए काला आरी मरुस्थल जो है ये कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में। तो काला आरी मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के नीचे स्थित है ये, यानी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है ये। ठीक है, जैसे इसका जो विस्तार है नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। काला आरी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति निवास करती है, जनजाति। ठीक है, दीमक को चावल की समझ तरह खाती है बुशमैन जनजाति। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो काला आरी। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी? यानी ग्रहों की गति के बारे में किसने बताया? पहले बात करते हैं कोपरनिकस की। देखिए कोपरनिकस से पहले क्या था? यह माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। लेकिन कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि सूर्य केंद्र में स्थित है, सूर्य केंद्र में स्थित है, वह पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, परिक्रमा करती है। ठीक है, ये बात किसने बताई? कोपरनिकस ने। आइंस्टीन को देखिए, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने प्रकाश का वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के बारे में।
वैद्युत प्रभाव। देखिए इनके प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के इसी खोज के लिए इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और ज़्यादातर लोग इसको सापेक्षता का सिद्धांत कर देते हैं, जबकि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। केपलर ने ग्रहों की गति के नियमों के बारे में बताया। केपलर ने किसके बारे में बताया, ग्रहों की गति के नियमों के बारे में किसने बताया, केपलर ने बताया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, केपलर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। देखिए एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं, ठीक है। अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं, और आसंजक बल के कारण ही वस्तुएं एक दूसरे से चिपक पाती हैं। यानी मैं कहूँ आसंजक बल के कारण ही वस्तुएं एक दूसरे से चिपक पाती हैं। आसंजक बल के कारण ही मैं कहूँगी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना संभव है। चौक से लिखना संभव है कि चौक से हम लिखते हैं, चौक उससे चिपक जाती है, ठीक है। चौक से लिखना संभव है, ठीक है, संभव है। वस्तुएं एक दूसरे से चिपकती हैं, इसके कारण संभव है, ठीक है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या, पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जिसके कारण उसके सरफेस पर एक तनाव रहता है, क्योंकि वह न्यूनतम से न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण उसके सरफेस पर एक तनाव हो जाता है, और उस तनाव को पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। उस तनाव को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का उदाहरण है वर्षा की बूंद का गोल होना। इसका एग्जाम्पल क्या है, वर्षा की बूंद का गोल होना। देखिए एग्जाम्पल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, वर्षा की बूंद का गोल होना, ठीक है। गोल होना किसके कारण गोल होती है, पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल होती है, ठीक है। श्यानता किसको कहते हैं, द्रव की दो परतों के बीच में लगने वाले घर्षण बल को उसके श्यानता कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो उसने पूछा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, हम ससंजक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उसके ऊपर बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं। जब किसी वस्तु को हम तरल में रखते हैं तो उस वस्तु ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, और उस बल को क्या कहते हैं, उत्पन्नाबल बल कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो द्रव के द्वारा उस वस्तु को ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, और उस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं, हम उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। यानी सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी की ओर किस प्रकार आती है। तो देखिए प्रकाश को अपने संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जब किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो किसके द्वारा आती है, विकिरण द्वारा आती है। किसके द्वारा आती है, विकिरण द्वारा आती है, ठीक है। निर्वात में ऊर्जा का संचरण किसके द्वारा होता है, विकिरण द्वारा होता है। यानी प्रकाश को संचरण की किसी की आवश्यकता नहीं होती तो किसके द्वारा आती है, विकिरण द्वारा आती है। देखिए चालन, ये ठोस में ऊर्जा ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठोस में चालन विधि द्वारा होता है, जबकि द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा, द्रव व गैस में संवहन विधि द्वारा होता है। जबकि सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी तक आती है वो किसके द्वारा आती है, विकिरण द्वारा आती है, और इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो याद रखिए जल में ये विशिष्ट गुण पाया जाता है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जल का घनत्व क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। वो 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व सबसे अधिक होता है, उसके बाद उसका घनत्व क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब गर्म करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका घनत्व अधिक हो जाता है, और उसके बाद फिर घटना शुरू, जैसे 4 से 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो उसका घनत्व फिर घटना शुरू हो जाता है। तो जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और ये जल का विशेष गुण है। जल का विशेष गुण है जिसके कारण
जो तालाब वगैरह ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं उसमें जीवन संभव हो पाता है, क्योंकि जब ठंड का मौसम तापमान बहुत कम हो जाता है तो जो तालाब होते हैं उनके सरफेस पर क्या जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है, और बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो ऊपर तैरती रहती है। और बर्फ़ किसका कार्य करती है, बर्फ़ ऊष्मा की कुचालक होती है, तो वो अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं आने देती है, बाहर की ठंडी को अंदर नहीं जाने देती, जिससे उसके अंदर जलीय जीव जीवित रह सकते हैं। तो जल का ये विशेष गुण पाया जाता है कि पानी का घनत्व सबसे अधिक कितने तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर होता है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष जारी की गई। तो आपसे पहले मैं पूछता हूं कि पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया। ये कॉन्सेप्ट लिया सोवियत संघ से। जो आप वर्तमान में सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन करता है, रूस करता है। सोवियत संघ से लिया, ठीक है। कहाँ से लिया इस कॉन्सेप्ट हमने, सोवियत संघ से लिया था, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने कब शुरू की, 1951 में शुरू की थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। आपसे पूछे कौन से मॉडल पर आधारित थी, इसका मॉडल कौन सा था, तो इसका मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, मॉडल पर, ठीक है। और इसमें हमने किस पर ध्यान दिया था, प्राथमिक क्षेत्र पर, यानी कृषि पर ध्यान दिया, प्राथमिक क्षेत्र पर, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर। और इसके तहत क्या लगाई गई, नदी घाटी परियोजना विकसित की गई। और पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये 1948 में विकसित की गई थी परियोजना, ठीक है। कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था 1948 में। उसके बाद ये भाखड़ा नागला अन्य परियोजनाएं विकसित की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष जारी की गई, 1951 में। किस पर आधारित है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और देखिए दोस्तों, ये सीरीज जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं इस सीरीज के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में पढ़ सकें। और मेरा लक्ष्य भी यही रहता है कि कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी कराना, ठीक है। और आपको अगर ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।